आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 की बात करेंगे, राइट। इससे पहले आपको एक पार्ट 1 वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का, जिसमें हम लोगों ने कुछ डिटेल्स डिस्कस की हुई थी कि किस तरीके से हेलो टाइम, पीरियोडिक अपडेट टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर, इनवैलिड टाइमर, समराइजेशन, यहाँ तक की जो डिटेल से बात की थी वो फ्लैश अपडेट के बारे में बात की थी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में फ्लैश अपडेट का क्या रोल है। फ्लैश अपडेट का काफी बड़ा रोल था, बिकॉज हो क्या रहा है कि अगर कोई भी इंटरफेस डाउन होता है, शट डाउन स्टेट में जाता है, इट मींस वो नेटवर्क प्रीफिक्स नेटवर्क में प्रेजेंट नहीं है, और जैसे ही वो इंटरफेस शट डाउन हो रहा था एक फ्लैश अपडेट राउटर जनरेट कर रहा था अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के पास। तो इससे सभी राउटर्स को अपने ऊपर इनवैलिड टाइमर रन कराने की जरूरत नहीं थी 180 सेकेंड का। अदरवाइज सारे राउटर, क्योंकि फ्लैश अपडेट जो जाती है वो 16 होप काउंट के साथ जाती है। 16 होप काउंट का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है वो 15 होप काउंट मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। तो 60 जैसे उसके पास कोई अपडेट आएगा और अपडेट में होप काउंट इंफॉर्मेशन 16 लिखी होगी, तो इट मींस वो उस नेटवर्क प्रीफिक्स को अपनी राउटिंग टेबल से इमीडिएट रिमूव कर देगा, राइट। तो ये फ्लैश अपडेट के बारे में डिटेल से देखा था। हमने आपको बोला था कि सेकेंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म के बारे में। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 के साथ अगर हम लोग बात करें तो लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म क्या यूज होती है, जिसमें स्प्लिट ओरिजिन, रूट पॉइजन रिवर्स एंड होल्ड डाउन टाइमर का क्या रोल है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म बात कर रहे हैं। इसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हम लोग V2 की बात कर रहे हैं, वर्जन 2 की। ओके, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म में जो फर्स्ट रोल है वो है स्प्लिट हॉरिजन, ओके। सेकेंड पॉइंट रूट पॉइजनिंग, थर्ड पॉइजन रिवर्स, उसके बाद आपका फोर्थ नंबर इज होल्ड डाउन टाइमर। आज हम लोग देखेंगे कि होल्ड डाउन टाइमर का रोल क्या है, राइट। होल्ड डाउन टाइमर का जो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है नेटवर्क के अंदर, उस चीज के बारे में भी समझेंगे। इन सारी चीजों को डिटेल से करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम में सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, मैं एक राउटर कनेक्ट कर लेता हूं। ये कनेक्टेड टू दिस वन, so R1 is connected to R2, R2 is connected to R3, R3 में एक राउटर इधर R4 कनेक्ट कर लेता हूं, राइट। ओके, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो R1 R2 के साथ कनेक्टेड, 2 3 के साथ कनेक्टेड, 3 4 एंड 5 दोनों के साथ कनेक्टेड, ये R5 आपका राउटर। ओके, मैं नेटवर्क प्रीफिक्सेस की बात कर रहा हूं। इधर एक नेटवर्क प्रीफिक्स मैं मानता हूं 10.10.10.1/24 की इंफॉर्मेशन, राइट। ये आपका इथरनेट 0 है, ये आपका इथरनेट 1 है, ये इथरनेट 0, ये इथरनेट 1, इथरनेट 0 एंड इथरनेट 2, इथरनेट 1, इथरनेट 0, इथरनेट 1, इथरनेट 0, राइट। इस तरीके से मैंने इंटरफेसेस दे दिया। आपके फास्ट इथरनेट हो सकते हैं, गीग हो सकते हैं, जैसा भी राउटर कनेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरफेसेस असाइन करेंगे, राइट। अभी मैं R1 एंड R2 के बीच में जो रनिंग नेटवर्क है वो 112.1.1.0/30 मीन्स .1 एंड .2। इधर मैं 113.1.1.0/30, 30 के अकॉर्डिंग आपको पता होगा CIDR में कितने नंबर ऑफ होस्ट निकलेंगे, वो चीज देख लेंगे आप। .2 एंड .1 इधर नेटवर्क में 114.1.1.0/30 मीन्स .1 एंड .2। ये आपका 115.1.1.0/30 इट मीन्स .1 एंड .2, 116.1.1.0/30, राइट, .2 एंड .1। इस तरीके का एक डायग्राम आप क्रिएट कर सकते हो, और इस डायग्राम को आप लैब में भी कंप्लीट करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म
राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में काम कर रहा है, राइट। देखिए ध्यान से, स्प्लिट हॉरिजन का डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ था। प्रीवियस जो थ्योरी पार्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि स्प्लिट हॉरिजन का क्या रोल है। स्प्लिट हॉरिजन का ये रोल है कि R2 R1 को अपडेट कर रहा है, बट R2 जब R1 R2 के पास एक अपडेट सेंड कर रहा है इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन 10.10.10.1, तो सेम इंफॉर्मेशन R2 वापस R1 को अपडेट नहीं करेगा, राइट। मतलब R1 से इंफॉर्मेशन R2 के पास जो आ रही है वही सेम इंफॉर्मेशन पलट के R2 R1 को रिवर्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्प्लिट हॉरिजन। क्लियर हो गई बात? ओके, ये तो आपका स्प्लिट हॉरिजन समझ में आ गया। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, रूट पॉइजनिंग क्या होता है? रूट पॉइजनिंग मैंने आपको बताया था कि जब फ्लैश अपडेट होता था, तो फ्लैश अगर अपडेट हो रहा तो फ्लैश अपडेट में जो होप काउंट की इंफॉर्मेशन थी वो 16 अटैच हो रही थी। अगर होप काउंट की इंफॉर्मेशन आपकी 16 है, इट मींस जब भी उसके पास अपडेट आएगा, किसी भी राउटर के पास कोई नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन विद होप काउंट 16 आ रही है, तो वो उसको रूट पॉइजन कर देगा, बिकॉज 16 होप काउंट तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता, राइट। तो उसको इमीडिएट अपनी राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा। ये डिस्कशन फ्लैश अपडेट में हम लोगों ने किया हुआ था। अभी मैं इस डायग्राम के अंदर आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से होल्ड डाउन टाइमर का क्या रोल है एंड रिवर्स पॉइजन रिवर्स का क्या रोल है, राइट। इन दोनों के बारे में तो आपको पता है, रूट पॉइजनिंग एंड स्प्लिट हॉरिजन। ओके, देखिए ध्यान से, R1 राउटर पे आपने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 इनेबल कर दिया, और इनेबल करते ही दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अपने नेबर राउटर के साथ मींस 10.10.10.1 की इंफॉर्मेशन ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी इंफॉर्मेशन R2 के पास अपडेट हो जाती है। R2 के पास जो अपडेट आएगा वो ये आएगा कि 10.10.10.1/24, राइट। इसको आप जीरो नेटवर्क कर लेते हैं हम लोग, 0/24 वाया किसके आया हुआ है? वाया आया हुआ इथरनेट 0 एंड होप काउंट की इंफॉर्मेशन भी अटैच होगी, राइट। अगर 10 का नेटवर्क R2 पे अपडेट हो रहा है तो R2 से 10 के नेटवर्क तक जाने के लिए कितने होप काउंट हो जाएंगे? 1 होप काउंट हो जाएगा, राइट। R2 से यहां तक जाने के लिए कितने होप काउंट हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट इज R2 R3 को अपडेट करेगा, R2 R3 को अपडेट करेगा, तो R3 के पास इंफॉर्मेशन 10.10.10.0/24 वाया किसके वाया आ रहा है? इथरनेट 0 एंड होप काउंट R3 पे जो शो करेगा वो कितना होगा भाई? 3 से 2 में जाएगा, एक होप काउंट हुआ, 2 से 1 में जाएगा, एक होप काउंट हुआ, टोटल होप काउंट कितने हो गए? 2, राइट। इस तरीके से R3 R4 को भी अपडेट करेगा एंड R3 R5 को भी अपडेट करेगा। जो R3 R4 को अपडेट करेगा उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी कि 10.10.10.0/24 जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स वाया इथरनेट 0 एंड विद होप काउंट 1 2 3 होप काउंट के साथ ये अपडेट R3 to R4 पे अपडेट हो जाएगी, राइट। इट मींस R4 पे से अगर मुझे इस प्रीफिक्स पे जाना है, R4 के थ्रू अगर मुझे इस प्रीफिक्स पे जाना है, तो मेरे पास टोटल होप काउंट हुए 1 2 3 होप काउंट्स है इस नेटवर्क प्रीफिक्स तक जाने के लिए 10.10.10.0 तक जाने, राइट। R3 अपडेट करेगा R5 को, तो R5 के पास एक अपडेट आएगा 10.10.10.0/24 वाया इथरनेट 2 एंड होप काउंट होगा इसका 3, राइट। होप काउंट 3 होगा, मतलब इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन R5 पे अपडेट हो रही है 3 होप काउंट के साथ एंड R4 पे भी अपडेट हो रही है 3 होप काउंट के साथ, राइट। बट R5 को अपडेट करेगा एंड R4 को अपडेट करेगा यही सेम नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन, राइट। तो R4 जो अपडेट करेगा R5 R4 को दे रहा है एंड R4 R5 को देगा। R4 के पास वाया R5 जो अपडेट आएगी वो 10.10.10.0/24 वाया इथरनेट 0 एंड होप काउंट इधर शो करेगा 4, राइट। ध्यान रखना है, होप काउंट इधर कितना शो करेगा? 4। जो वाया R5 इंफॉर्मेशन R4 के पास आ रही उसमें इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन 4 है, 1 2 3 4,
ठीक है। ऐसे ही R4 से जो R5 के पास अपडेट आएगा वो 10.10.10/24 वाया इथरनेट 1 एंड होप काउंट इधर भी क्या शो करेगा, राइट। इन दोनों को मैंने मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि R4 के पास इस नेटवर्क प्रीफिक्स तक जाने के लिए 3 होप काउंट है, राइट। तो इसके पास जाने के लिए बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन R4 के पास ऑलरेडी, R5 के पास भी इस नेटवर्क प्रीफिक्स तक जाने के लिए टोटल होप काउंट कितने हैं, 3। ओके, अब होगा क्या, इस बात को समझ दे। अपडेट से क्या होगा, अपडेट से ये होगा कि R5 R4 को अपडेट करेगा विद होप काउंट 4, R4 R3 को अपडेट करेगा विद होप काउंट 5 क्योंकि एक होप काउंट बढ़ जाएगा, R3 R5 को अपडेट करेगा विद होप काउंट 6, R5 R4 को अपडेट करेगा विद होप काउंट 7। इस तरीके से 7 8 9 10 11 12 टिल 16। जैसे ये 16 होप काउंट होगा अपडेट पैकेट के साथ, होप काउंट की इंफॉर्मेशन बनती जा रही, लूपिंग क्रिएट हो रही। जैसे 16 होप काउंट की इंफॉर्मेशन अटैच होगी इस नेटवर्क प्रीफिक्स के साथ, उस समय इस पाथ के थ्रू इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को ये रिमूव कर देगा। मतलब आप एक बात समझें, वाया R5 इसके पास R4 के पास एक अपडेट आ रहा है, जब लूपिंग क्रिएट होगी होप काउंट इंक्रीज करते जाएंगे, एक टाइम पे R5 R4 को अपडेट करेगा, उसमें होप काउंट की इंफॉर्मेशन 16 होगी, तो फिर वाया R5 इस वाले पाथ को वो रिमूव कर देगा जो वाया R5 से अपडेट हो रहा था। मतलब अब R4 के पास R1 के नेटवर्क प्रीफिक्स 10.10.0 तक जाने के लिए सिंगल पाथ है, वो भी बेस्ट पाथ है, इसके थ्रू R1 पे अपडेट कर लेगा, रीचेबिलिटी दे देगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो लूपिंग की वजह से मैंने आपको बताया, जब लैब बनाओगे तो उसमें लैब में इनिशियली क्या होगा कि ये जो रूट है नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, ये वाया इसके और वाया R5 भी शो करेगा। बट वाया R5 पे आप जैसे सो आईपी राउट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप करके चेक करेंगे तो जिसका होप काउंट इंक्रीज करता जाएगा, आपको दिखाई देगा कि होप काउंट इंक्रीज कर रहा है। और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जब होप काउंट 15 प्लस हो जाएगा, जैसे ही 15 प्लस होगा, 15 से ऊपर होप काउंट हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन जो इस वाले पाथ की इंफॉर्मेशन है वो रिमूव कर देगा। क्लियर हो गई बात। तो लूपिंग क्रिएट नहीं होगी, उसके बाद में R4 वाया R3 R1 के नेटवर्क प्रीफिक्स तक रीचेबल, आपको रीचेबिलिटी दे देगा। अगर R4 पे कोई कनेक्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ पे एक यूजर है, ये यूजर 10 के नेटवर्क प्रीफिक्स के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहा है, इट मींस R4 जो है वाया R3 रीचेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। ओके, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। वो पॉइंट ये है, हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि होल्ड डाउन टाइमर का क्या रोल है, राइट। और बात करनी है पॉइजन रिवर्स किसको बोलते हैं। इन दोनों को इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान से देखिए। R1 राउटर पे अगर ये इंटरफेस डाउन हो जाता है, R1 राउटर का ये इंटरफेस डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, राइट। जैसे ही शट डाउन होगा, R1 एक फ्लैश अपडेट, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, R1 एक फ्लैश अपडेट सेंड करेगा R2 को। फ्लैश अपडेट में होप काउंट की इंफॉर्मेशन 16 होगी, तो R1 जैसे ही R2 को फ्लैश अपडेट करेगा, R2 अपनी राउटिंग टेबल से इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देगा, राइट। R2 R3 को अपडेट करेगा, R3 भी देखेगा 16 होप काउंट से इंफॉर्मेशन आ रही, जो अपडेट फ्लैश अपडेट आया हुआ है, तो पॉइजन रूट पॉइजनिंग हो जाएगी, तो ये भी R3 क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल से इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिमूव, राइट। R3 R4 के अपडेट करेगा, R3 जब R4 को अपडेट करेगा तो R4 के पास फ्लैश अपडेट जाएगा, और फ्लैश अपडेट जाते ही R4 भी अपनी राउटिंग टेबल से इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को इमीडिएट रिमूव कर देगा, बिकॉज होप काउंट कितना था, 16। तो सारे अपनी राउटिंग टेबल से इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद अब R4 R5 को तो अपडेट भेजेगा नहीं, क्योंकि R4 के पास इस प्रीफिक्स तक जाने के लिए ये पाथ नहीं था, प्रीफिक्स तक जाने के लिए वाया R3 था। तो
अब होगा क्या कि आप सपोज करें, मान लेते हैं कि R3 से R5 तक जो फ्लैश अपडेट जा रहा था वो ड्रॉप हो गया, वो फ्लैश अपडेट R5 को नहीं मिला। मतलब ये जो फ्लैश अपडेट जिसके थ्रू ये सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रिमूव कर रहे थे, वो फ्लैश अपडेट वाया R3 R5 जा रहा था, ये मान लेते हैं कि ड्रॉप हो गया। अब ड्रॉप हो भी सकता है क्योंकि प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो रिलायबल है नहीं, ठीक है। तो जैसे ही ड्रॉप हुआ, तो ड्रॉप होने का मतलब ये हुआ R5 को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई क्या कि ये इंटरफेस डाउन हुआ है, जो भी फ्लैश अपडेट था वो R5 तक पहुंच नहीं पाया। अब R5 के पास ये नेटवर्क प्रीफिक्स तो प्रेजेंट है ना, R5 के पास ये नेटवर्क प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो R5 इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन पीरियोडिक अपडेट टाइमर में किसको अपडेट कर देगा, R4 को, राइट। पीरियोडिक अपडेट टाइमर में किसको अपडेट कर देगा, R4 को। जैसे ही R4 को ये अपडेट सेंड करेगा, R4 तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रिमूव कर चुका था, मतलब R4 राउटर के पास इस नेटवर्क तक जाने के लिए कोई भी पाथ नहीं है, बिकॉज R3 के थ्रू इसको एक फ्लैश अपडेट मिला, और फ्लैश अपडेट मिलने के बाद उसने अपनी राउटिंग टेबल से सारा का सारा डेटाबेस उस नेटवर्क प्रीफिक्स से रिलेटेड रूट की इंफॉर्मेशन रिमूव कर दी। R5 के थ्रू इसके पास अपडेट आया, इसने देखा कि इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट की, इसने अपने राउटिंग टेबल में अगेन 10.10.10.0/24 और वाया कर लेगा इथरनेट 0, अपने पास अपडेट कर लेगा एंड होप काउंट अटैच कर लेगा 4, और करते ही क्या होगा, ये इसको अपडेट करेगा, ये इसको अपडेट करेगा, कुल मिला के फाइनली ये नेटवर्क प्रीफिक्स, आपका नेटवर्क प्रीफिक्स प्रेजेंट है ही लेकिन अपडेट हो रहा है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये था होल्ड डाउन टाइमर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है होल्ड डाउन टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर का क्या रोल है, इस बात को समझते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर कहीं भी पैकेट ड्रॉप हुआ तो इसके पास जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन है ये अपने इसको R4 को अपडेट कर देगा। R4 के पास ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन तो थी नहीं, तो R4 ने इसको 4 होप काउंट के साथ अपनी राउटिंग टेबल में अपडेट कर लिया। R4 R3 को देगा, 3 2 को देगा। इस तरीके से नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क प्रीफिक्स अवेलेबल ही नहीं है वो अपडेट क्यों हो रहा है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है होल्ड डाउन टाइमर। अब होल्ड डाउन टाइमर का क्या रोल है, इस बात को समझते हैं, राइट। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि R2 से R3 के पास फ्लैश अपडेट आएगा, R3 से R5 के पास जो फ्लैश अपडेट जा रहा था वो ड्रॉप हो जाता है, राइट। और R3 से R4 के पास एक फ्लैश अपडेट आ जाता है। R4 अपनी राउटिंग से सारा कुछ रिमूव कर चुका है राउटिंग टेबल से इमीडिएट, ओके। अब जैसे ही जिसके पास फ्लैश अपडेट आएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, R1 से R2 के पास फ्लैश अपडेट आ रहा था, तो R2 क्या करेगा, फ्लैश अपडेट रिसीव करेगा, और फ्लैश अपडेट रिसीव करने के बाद अपनी राउटिंग टेबल से उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को रिमूव करेगा, और अपने R2 राउटर खुद क्या करेगा, होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट कर देगा। होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट कर देगा। होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ R2 180 सेकेंड तक, R2 180 सेकेंड तक अपने किसी भी इंटरफेस पे इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करेगा। इट मींस एक फ्लैश अपडेट R2 के पास आया, R2 ने उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर दी। रिमूव करने के बाद R2 ने एक होल्ड डाउन टाइमर रन करा लिया। होल्ड डाउन टाइमर का मीनिंग ये है, इस नेटवर्क प्रीफिक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन 180 सेकेंड तक R2 अपने किसी भी इंटरफेस पे रिसीव नहीं करेगा, ओके। R2 ने R3 को फ्लैश अपडेट दिया था, R3 ने भी वही सेम काम किया। क्या, R3 ने अपनी राउटिंग टेबल से इस नेटवर्क प्रीफिक्स को रिमूव किया, और उसके बाद R3 ने एक होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट किया 180 सेकेंड का। इट मींस इस नेटवर्क प्रीफिक्स को 180 सेकंड तक अपने किसी भी इंटरफेस पे इस नेटवर्क प्रीफिक्स से रिलेटेड अपडेट को रिसीव नहीं करेगा। R3 R4 को अपडेट देता है, 4 भी सेम प्रोसेस। 4 भी क्या करेगा कि अपनी राउटिंग टेबल से इस नेटवर्क प्रीफिक्स को रिमूव कर दिया, और इसने अपने किसी भी इंटरफेस पे 180 सेकेंड तक
कोई भी अपडेट रिसीव नहीं करेगा। तो इस जगह आपको बात समझने की जरूरत है, अगर ये पैकेट इधर ड्रॉप हो गया था, इधर ये पीरियोडिक अपडेट टाइमर के थ्रू अपने नेटवर्क, इसके पास नेटवर्क प्रेजेंट है, इसने इस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन R4 को अपडेट की, बट R4 तो रिसीव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि R4 तो होल्ड डाउन टाइमर चला रहा है, कितने सेकंड का? 180 सेकंड का, राइट। तो R4 इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रिसीव नहीं करेगा, और जब R4 180 सेकंड तक रिसीव नहीं करेगा और R3 से R5 के पास कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो ये भी तो अपना इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड का चला रहा होगा, राइट। तभी आपका होल्ड डाउन टाइमर और इनवैलिड टाइमर दोनों सेम है। इधर आपका होल्ड डाउन टाइमर जैसे ही एक्सपायर होगा, इधर इसकी इस R5 राउटर की राउटिंग टेबल से इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन भी प्लस हो चुकी होगी, राइट। तो ये इसको क्या अपडेट करेगा? पॉसिबल ही नहीं अपडेट करना। तो इस तरीके से जब भी फ्लैश अपडेट किसी राउटर को मिलता है, तो राउटर अपनी राउटिंग टेबल से उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को रिमूव करके अपने राउटर के सभी इंटरफेसेस पे होल्ड डाउन टाइमर इनेबल कर लेता है। मतलब किसी भी इंटरफेस पे राउटर किसी भी इंटरफेस पे 180 सेकेंड तक इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करेगा होल्ड डाउन टाइमर में, राइट। तो ये समझ में आ गया होल्ड डाउन टाइमर का यूज क्या है, कि वापस अगर इसको पैकेट ड्रॉप हो गया, इसको फ्लैश अपडेट नहीं दिया, ये इसको भेजना चाह रहा है, तो इट मींस ये हुआ कि ये जब इसको भेजेगा तो ये रिसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि होल्ड डाउन टाइमर चला रहा है। और रिसीव नहीं करेगा मतलब ये भी अपना इनवैलिड, जब नहीं मिलेगा 30 सेकंड के बाद इसको अपडेट, तो ये इनवैलिड टाइमर रन कराएगा। इसका इनवैलिड चालू हो गया, इसका होल्ड डाउन टाइमर चालू हो गया। अब जैसे ही होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर होगा, आपका इनवैलिड टाइमर भी एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके पास जो राउटिंग इंफॉर्मेशन थी वो रिमूव हो जाएगी, और ये अपने किसी अदर राउटर को इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं कर पाएगा। एक तो बात ये समझ में आ गई आपको, होल्ड डाउन टाइमर, ठीक। अब पॉइजन रिवर्स का मीनिंग क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पॉइजन रिवर्स, अब इसमें एक कंडीशन ये बन सकती है क्या, कि आप ये मान के चलें कि जैसे ये पोर्ट डाउन हुआ था, फ्लैश अपडेट R2 के पास आया, R2 ने R3 को भेजा, ये बात तो ठीक थी, बट हो सकता है कि ये इंटरफेस डाउन ही ना हो, कोई और रीजन हो सकता है, राइट। इंटरफेस आपका सब कुछ आपका प्रॉपर रनिंग में है, आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की वजह से, मतलब इस एप्लीकेशन की वजह से, इस प्रोटोकॉल की वजह से R1 से R2 के पास कोई अपडेट नहीं आया। इंटरफेस सारे ओके, कोई भी इंटरफेस डाउन नहीं है। R1 से R2 के पास जब अपडेट नहीं आया, तो R2 तो कोई फ्लैश अपडेट इसको भेजेगा नहीं। R1 कोई फ्लैश अपडेट तो R2 को नहीं भेजेगा भाई। आप ये मान के चले इससे इसके पास एक अपडेट आ रहा था, वो हो गया ड्रॉप, अब नहीं आया तो क्या करेगा R2? क्या करेगा इस बात को समझो। R2 सबसे पहले अपना इनवैलिड टाइमर रन कराएगा, इनवैलिड टाइमर रन कराएगा, इनवैलिड 180 सेकंड का टाइमर रन कराएगा, और R2, रिपीट कर रहा हूं मैं, R2 इनवैलिड टाइमर रन कराएगा। जैसे ही इसके पास से नहीं आएगा, R2 एक फ्लैश अपडेट जनरेट करेगा, फ्लैश अपडेट सेंड करेगा। किसको? R2 एक फ्लैश अपडेट R3 को भी सेंड करेगा, और R2 एक फ्लैश अपडेट R1 को भी सेंड करेगा। अगर ऐसा R2 नहीं कर रहा है, R2 वापस R1 को फ्लैश अपडेट सेंड कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइजन रिवर्स। बट इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज आपको समझ में आना चाहिए कि मान लेते हैं कि सपोज R4 R1 के साथ कनेक्ट होता, R4 R1 के साथ कनेक्ट होता, तो इसने तो होल्ड डाउन टाइमर चलाया नहीं था, इसने तो होल्ड डाउन टाइमर नहीं चलाया था। और अगर इसने होल्ड डाउन टाइमर नहीं चलाया, तो R4 से R1 के पास भी तो अपडेट आ सकती है। तो इसलिए R2 से, मैं बात पोर्ट डाउन की नहीं कर रहा हूं, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, और R1 से R2 के पास जो पीरियोडिक अपडेट 30 सेकेंड में पीरियोडिक अपडेट आना था, वो नहीं आया। तो जो फ्लैश अब जनरेट करेगा, फ्लैश अपडेट पहले कौन जनरेट कर रहा था? ये, जब पोर्ट डाउन था। बट अब जो फ्लैश मैसेज अपडेट जो होगा, वो R2 जनरेट करेगा, और R2 अपने राउटर पे इनवैलिड टाइमर चलाएगा, और आगे वाले राउटर्स के लिए, और वापस रिवर्स में R1 को भी एक फ्लैश अपडेट देगा। और जैसे ही R1 को ये फ्लैश अपडेट देगा, R1 ऑलरेडी इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को अपने पास से रिमूव कर लेगा, और रिमूव करने के बाद अपने सभी इंटरफेस पे, जो R4 के साथ सपोज कनेक्ट है, इस इंटरफेस पे 180 सेकेंड तक इस नेटवर्क प्रीफिक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करेगा।
तो ये जो वापस R2 R1 को भी भेज रहा है, R3 को तो भेजेगा ही, वापस R2 R1 को फ्लैश अपडेट भेज रहा है, ये आपका हो गया पॉइजन रिवर्स। ये आपका हो गया पॉइजन रिवर्स। तो आपके रूट अगर बात करें लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म की राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, तो आपको मैंने स्प्लिट ओरिजिन, रूट पॉइजनिंग, पॉइजन रिवर्स, होल्ड डाउन टाइमर, इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम लोग राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की लैब्स करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट और छूट रहा, मैं वो भी आपको बता देता हूं, राइट? याद आ रही, देखिए अगर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 की बात करें, राइट, तो ये मल्टी कास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.9। मींस ये एक R1 राउटर है, ये कनेक्ट है R2 राउटर के साथ, ओके। और R1 R2 की जब अपडेट करेगा तो ये जो डेस्टिनेशन सोर्स तो इसका अपना खुद का होगा, सपोज मान लेते हैं 10.10.10.1 इसका सोर्स है, और इसका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो डेस्टिनेशन आपका 224.0.0.9 है, मल्टीकास्ट एड्रेस जो, राइट। तो डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9, ओके। ध्यान ये रखना है कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का जो अपडेट पैकेट होगा, उस अपडेट पैकेट में मैक्सिमम प्रीफिक्स आप अटैच कर पाओगे, नेटवर्क प्रीफिक्सेस आप जो अटैच कर इंफॉर्मेशन अटैच होगी वो 25 की होगी। कितने अटैच कर सकते हो? 25। मतलब आप एक पैकेट में, एक अपडेट पैकेट में 25 नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अटैच कर सकते हो, मतलब रिप के अंदर। अब रिप में अगर आपने इसमें ऑथेंटिकेशन लगा लिया, क्या लगा लिया? आप सपोज ऑथेंटिकेशन भी यूज कर रहे हैं, अगर ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो एक अपडेट पैकेट में आप मैक्सिमम 24 नेटवर्क प्रीफिक्स अटैच कर सकते हो, राइट। मतलब एक पैकेट का साइज क्या होगा? मैक्सिमम साइज होगा 24 नेटवर्क प्रीफिक्स, अगर आपने ऑथेंटिकेशन यूज किया हुआ है तो। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, R1 मैंने बताया था कि जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, राइट। अगर सोर्स आईपी पता है, डेस्टिनेशन आईपी पता है, तो सोर्स मैक की इंफॉर्मेशन भी होगी। तो डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, इस बात को समझने की जरूरत है, राइट। तो डेस्टिनेशन मैक किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको मल्टीकास्ट एड्रेस की इंफॉर्मेशन है तो जो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होगा वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे या वो कैसे आप निकालोगे, तो मैं वो कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं, राइट। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं और आपको ये डिटेल दे देता हूं कि किस तरीके से आप मल्टीकास्ट एड्रेस को कैलकुलेट, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को कैलकुलेट करोगे, राइट। देखिए ध्यान से, मैक एड्रेस की अगर हम लोग बात करें तो मैक एड्रेस आपका 24 बिट जो है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कराने के लिए होता है, इनिशियल 24 बिट, एंड लास्ट का 24 बिट आपका वेंडर स्पेसिफिक है, जो भी डिवाइसेस के जो भी सीरियल नंबर है उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट जो हो रहा है आपका, इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 24 बिट, ये जो 24 बिट है वो डिफॉल्ट जो फिक्स वैल्यू है वो 0100:5E, राइट। तो ये आपका कितना होगा, क्योंकि 1 हेक्सा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 हेक्सा इज इक्वल टू 4 बिट, तो आपका 16 ये हो गया और 8 बिट ये हो गया, 16 प्लस 8 मींस आपका 24 बिट, ये हो गया आपका OUI। अभी आप जो मैक एड्रेस, जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कर रहे हैं वो 224.0.0.9, ओके। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस जब आप मैक आईपी एड्रेस मींस मल्टीकास्ट एड्रेस से यूज करेंगे, उस टाइम पे मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या होगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस मल्टीकास्ट का जो मैक एड्रेस होगा, स्टार्टिंग की 24 बिट तो ये होगी, और जो 25th नंबर की बिट होगी वो फिक्स रहती, रिजर्व, ये आपका 0 रहेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। किस नंबर की बिट? 25th नंबर की बिट। ये टोटल हो गई आपके 24 और ये है आपका 25th नंबर की बिट, राइट। ये 0 रहेगी।
प्लस रिमेनिंग जो आपकी 23 बिट्स हैं, रिमेनिंग जो आपकी 23 बिट्स हैं, ये 23 बिट आपका जो ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस की लास्ट की 23 बिट्स होंगी, राइट। बिट्स जो है वो किसके लिए यूज हो जाएंगी, 23 बिट्स यूज होगी मैक एड्रेस के लिए। तो मैं आपको नोट डाउन कर रहा हूं कि 1.224.0.0.9 जो है ये आपका मल्टी कास्ट एड्रेस है, राइट, मल्टी कास्ट एड्रेस है। और इसका अगर मैं बाइनरी निकालूंगा तो 224 का 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका बाइनरी हो गया 224 का। इसके बाद मैं आपका जीरो की बात करूं तो जीरो में आपका 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट की बात करें 9 तो आपका हो जाएगा 1 0 0 1 एंड 4 जीरोस आपके ये, ओके। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, बाइनरी नंबर। अब हमें क्या करना है कि जो लास्ट की 23 बिट्स हैं वो 23 बिट्स इस मैक एड्रेस के साथ आपको अटैच करनी। तो लास्ट की 23 बिट्स आपकी ये हो गई, ध्यान से देखिए, ये आपकी टोटल लास्ट की 23 बिट्स हो गई, जो आपका मल्टी कास्ट एड्रेस की लास्ट की 23 बिट, ये क्या करनी है आपको, इधर दे देनी, ओके। तो कर लेते हैं लास्ट की 23 बिट्स में किस तरीके से होगा, देखिए 0 1 0 0 कॉलन 5E, 5E करने के बाद अब आपका क्या है, ये जो 23 बिट्स है इसमें एक जीरो तो आपके पास ऑलरेडी है, इधर से आप 3 बिट्स ले लीजिए, कितनी ले लीजिए, 3 बिट्स, 1 2 3, राइट। तो उसके बाद में 3 बिट्स ले लेंगे तो 4 बिट का एक एग्जाम्पल, 3 ये 1 बिट ये, तो इसका एक मान लेते हैं, तो मैं सिंगल वैल्यू दे देता हूं 0, कंप्लीट। ये 3 और 1 ये 4 बिट्स हो गए, इसमें इंक्लूड है 4 बिट, ये हेक्सा वैल्यू है ना, राइट। अब नेक्स्ट आपका ये 4 बिट है, तो मैंने एक 4 बिट और कर दी, ओके, कॉलन लगा दिया। नेक्स्ट 4 बिट, ये 4 बिट मैंने कर दी, नेक्स्ट 4 बिट, ये 4 बिट कर दी मैंने, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 4 बिट, ये भी 4 बिट हो गए। अब जो लास्ट का 1001 है, इसका नंबर क्या है, 9, तो ये आपका निकल आया मल्टी कास्ट मैक एड्रेस, राइट, मल्टी कास्ट मैक एड्रेस। तो इस तरीके से आप मल्टी कास्ट मैक एड्रेस भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है कि स्टार्टिंग के 24 बिट आपका ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो 25th नंबर की बिट है ये रिजर्व रहेगी, 0 बिट रहेगी, एंड लास्ट के जो 23 बिट्स हैं ये आपका जो भी मल्टी कास्ट एड्रेस यूज कर रहे हैं उस मल्टी कास्ट एड्रेस के लास्ट 23 बिट्स को आपको इसके साथ ऐड कर देना है, तो आपका निकल आएगा मल्टी कास्ट मैक एड्रेस, ओके। इन सारी चीजों को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में आपको लैब्स मिलेंगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।